तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्डिंग मटेरियल से चैप्टर टिम्बर यानी कि वुड। तो चलते हैं वीडियो में आगे। जर्नली टिम्बर यानी कि वुड हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ट्रीज से ही होता है, मतलब कि पेड़ों से हमें टिम्बर ऑब्टेन होती है, हाँ मिलती है। तो अब मैं एक क्लासिफिकेशन लेकर आया हूँ। तो दो टाइप के ट्रीज उसमें डिवाइड किए गए हैं, एक एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस क्या होते हैं? वो आउटवर्ड ग्रो करते हैं, और एंडोजीनस क्या होते हैं? जो इनवर्ड ग्रो करते हैं। एक्सोजीनस में कॉनिफर्स और डेसिडुअस। कॉनिफर्स क्या है? सॉफ्टवुड है, और हार्डवुड डेसिडुअस है। और मैं कह सकता हूँ कि ब्रॉड लीव जो ट्रीज हैं वो क्या है? डेसिडुअस है। तो इसी प्रकार से एक्सोजीनस जो ट्रीज हैं, मतलब कॉनिफर्स की कैटेगरी, मतलब कि सॉफ्टवुड की कैटेगरी में एग्जांपल क्या है? पाइन, डिओडर। और डेसिडुअस बोले तो हार्डवुड या फिर चौड़ी पत्ती वाले पेड़, एग्जांपल ओक, साल, शीशम, टीक, ये इसके एग्जांपल है हार्डवुड के। एंडोजीनस में क्या है? देखो एग्जांपल, जैसे कि हमें पता है कि जो इनवर्ड ग्रो करता है, अंदर की तरह अगर ग्रो कर रहा है, एग्जांपल बनाना, बैम्बो, आपने जो बांस देखा होगा तो वो अंदर की तरह ग्रो करता है। पाम देखा है आपने, शुगर केन भी आपने देखा होगा, तो वो भी सेम एंडोजीनस ट्रीज के एग्जांपल्स हैं ये सारे। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था जिसमें कि मैंने दो कैटेगरीज में बांटा था, एक एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस। तो एक्सोजीनस में आउटवर्ड ग्रो करता है, और एंडोजीनस में क्या करता है? इनवर्ड ग्रो करता है। कॉनिफर्स क्या है? सॉफ्टवुड है, और डेसिडुअस क्या है? हार्डवुड है। तो अभी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री, मतलब किसी एक ट्री के स्ट्रक्चर की देखते हैं कि मतलब बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है ट्रंक होता है, दूसरा होता है हमारा क्राउन, तीसरा होता है हमारा रूट्स। रूट्स क्या होती हैं? रूट्स जो होती हैं वो जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है? ट्रंक वाला पार्ट होता है जो कि स्ट्रेट है, ओके, और वर्टिकल है। और ट्रंक में क्या निकलता है? ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में निकलती हैं लीव्स, और लीव्स और ब्रांचेस मिलके क्या बनाती हैं? क्राउन फॉर्म करती हैं। तो कह सकता हूँ ये जो डायग्राम है, क्राउन, ट्रंक और रूट शो कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है किसी ट्री के। तो यहाँ मैं एक क्रॉस सेक्शन शो कर रहा हूँ आपको एक्सोजीनियस ट्री का, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है? मैंने जब ट्रंक को काट दिया और काटने के बाद उसको मैं देख रहा हूँ उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री मुझे देखने को मिलती है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी इससे। तो एक एक करके सभी पार्ट्स को, जो एक क्रॉस सेक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहला है आउटर बार्क, मतलब जो बाहरी जो छाल है वो कैसी होती है? आपने देखा होगा डेड होती है, ड्राई होती है, और क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। उसके बाद आती है इनर बार्क, जो किसको कवर करती है? कैम्बियम लेयर को कवर करती है। यहाँ क्या होता है? जो पत्तियों से, मतलब जो लीव्स में जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ तक? रूट से रूट तक ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से? ब्रांचेस के थ्रू और ट्रंक के थ्रू। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो ऑलवेज मॉइस्ट होता है और गीला होता है, या फिर वेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये था हमारा इनर वार्क। अब इनर वार्क के बाद में लेयर आती है हमारी कैम्बियम लेयर। तो कैम्बियम लेयर क्या है? लेयर बिटवीन द इनर वार्क एंड द सैपवुड। तो सैपवुड के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो इनर वार्क और सैपवुड के बीच में जो लेयर होगी वो क्या है? कैम्बियम लेयर। इस जोन में क्या होता है? द ग्रोथ ऑफ द ट्री अकर्स एंड बिल्ड्स अप वुड, मतलब कि ट्री की ग्रोथ होती है इस जोन में और जो वुड को बनाती है। तो अभी बात कर लेते हैं एनुअल रिंग्स की। तो एनुअल रिंग्स क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं अराउंड दी पिथ, मतलब पिथ के अराउंड जो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो दिख रहे हैं तो वो क्या है? सभी एनुअल रिंग्स हैं। और तो इस प्रकार की जो एक रिंग है वो हर साल करीब करीब एक ऐड होती है, और इसकी हेल्प से हम कभी कभी ट्री की एज भी डिटरमाइन करते हैं, ओके। तो अभी बात कर लेते हैं पिथ और हर्ट की। तो पिथ और हर्ट क्या है? इनर मोस्ट पार्ट है किसी भी ट्री का, ओके। जो सेंटर वाला जो डार्क पोर्शन जो दिख रहा है वो क्या है? पिथ यानी कि हर्ट। अब देखो हर्ट वुड है, तो हर्ट के अराउंड यानी कि पिथ के अराउंड जो इनर मोस्ट जो रिंग्स हैं, या फिर पिथ के सराउंडिंग में जो इनर मोस्ट रिंग्स हैं उनको मैं क्या बोल रहा हूँ? हर्ट वुड।
तो अब मैं बात करता हूँ सेफ वुड की। सेफ वुड क्या होता है, यंगर एज का होता है और क्या करता है, कैरी करता है ये सेफ को, कहाँ से, रूट से, और कहाँ तक ले जाता है, लीव्स तक, एंड प्रोवाइड्स फूड मटेरियल, और फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। मेडुलरी रेज, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं रेडिएटिंग फ्रॉम द पिथ, मतलब कहाँ से रेडिएट कर रहे हैं, मतलब रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं टुवर्ड द बार्क, मतलब छाल की तरफ, मतलब पिथ से छाल की तरफ रेडियली जो निकल रहा है हॉरिजॉन्टल लेयर्स के फॉर्म में, वो क्या है, मेरी मेडुलरी रेज है। ये क्या करती हैं, कैरी द सेप फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनर पार्ट्स ऑफ द ट्री, मतलब जो बाहर की तरफ से जो सेप है उनको इनर पार्ट्स की तरफ भेजते हैं ट्री के, और उसको नॉरिश करते हैं। तो अभी बात करते हैं डिफेक्ट्स इन द टिम्बर, मतलब टिम्बर के अंदर खामियां क्या क्या हो सकती हैं। तो कुछ शेक्स के बारे में बात करते हैं। शेक्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला है स्टार शेक्स। स्टार शेक्स क्या है, रेडियल स्प्लिट्स है, मतलब कि रेडियस के अलोंग क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम द बार्क, मतलब कि छाल से स्टार्ट हो रही होगी, जो स्प्लिटिंग होगी वो उसकी बार्क से स्टार्ट हो रही होगी। रनिंग इन द प्लेन्स ऑफ मेडुलरी रेज, मतलब मेडुलरी रेज जो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं तो उनके प्लेन में ये रन करेंगी, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्री, मतलब कहाँ की तरफ रन करना है, और अलोंग द मेडुलरी रेज एंड टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नेक्स्ट डिफेक्ट जो है वो है कप शेक्स। कप शेक्स क्या होते हैं, कर्व्ड स्प्लिट्स होते हैं, मतलब कर्व में स्प्लिट होंगे बिटवीन द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, तो इनमें क्या होंगे, आपस में क्या हो सकते हैं, स्प्लिट्स हो सकते हैं। स्प्लिट्स मतलब ये दूसरे को, एनुअल रिंग्स क्या हो सकती हैं, एक दूसरे से हट सकती हैं, तो और तो ये कर्व के फॉर्म में ही होंगी, कर्व स्प्लिट्स होंगी। तो सेपरेट कर सकता है, या तो पूरी तरह से कर सकता है स्प्लिट, या पार्ट हो सकता है, किसी भी एक एनुअल रिंग का कोई पार्ट हो सकता है सेपरेट। कॉज ड्यू टू एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ अ ग्रोइंग ट्री, किसके कारण होता है, जो ग्रो कर रहा है ट्री, कोई भी ट्री अगर ग्रोइंग कंडीशन में है और साइक्लिक वेदर के कारण, मतलब तूफानी मौसम के कारण अगर उसमें बहुत ज़्यादा बेंडिंग आ जाती है तो उसके कारण कप शेक्स जनरेट होते हैं, या बोलूँ मैं कर्व स्प्लिट्स जनरेट होती हैं। तो हर्ट शेक्स की बात करते हैं। देखो ये हर्ट जो शेक्स है वो क्या है, रेडियल स्प्लिट्स है, रेडियल स्प्लिट्स रनिंग फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स वुड इन द डायरेक्शन ऑफ द मेडुलरी रेज, मतलब मेडुलरी रेज की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रेडियली स्प्लिट्स है, मतलब रेडियस के अलोंग स्प्लिट्स होंगे, और कहाँ से रन कर रहे हैं, पिथ से रन कर रहे हैं, देखिए सेंटर से रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, और रेडियस के अलोंग जा रहे हैं, और टुवर्ड्स दी सेफ वुड, और सेफ वुड के तरफ जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी रेज, जो कि रेडियली आउटवर्ड है। ओके, तो ये है हमारे हर्ट शेक्स। डेवलप इन द मेच्योर ट्रीज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द हर्ट वुड, मतलब हर्ट वुड जो है हमारा, पिथ के जो पास में जो वुड है, पिथ के जो नियर मोस्ट है उसके पास में जो हर्ट वुड है, उसके श्रिंकेज के कारण ये डेवलप होता है किसमें, इन द मेच्योर ट्रीज। अगला जो डिफेक्ट है मेरा है बो। बो मतलब धनुष। धनुष के जैसा अगर कोई टिम्बर पैटर्न अगर हो जाता है तो डेवलप इन द नॉन कॉनिफेरस टिम्बर, मतलब कि नॉन कॉनिफेरस है, इसका मतलब कि सॉफ्टवुड नहीं है, और सॉफ्टवुड के अलावा जो है टिम्बर उसमें डेवलप होगा, एंड में डेवलप आफ्टर द फेलिंग ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के झुकने या फिर गिरने के बाद ये फॉर्म हो सकता है, और ड्यूरिंग कन्वर्जन एंड सीजनिंग, या फिर कन्वर्जन के दौरान हो सकता है, जब हम टिम्बर को जब बैटन्स वगैरह उसमें से निकाल रहे होंगे, है ना, तब हो सकता है कन्वर्जन कारण, और सीजनिंग के दौरान भी हो सकता है, मतलब जब हम मॉइस्चर उसमें से रिमूव कर रहे हैं तब ऐसा शेप हमारा बन सकता है। तो अभी बात करते हैं रिंग शेक। रिंग शेक क्या है, जब कोई एक कप शेक पूरी एनुलर रिंग को कवर करती है तो उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, रिंग शेक बनता है। तो रेडियल शेक क्या है, ये शेक के जैसे है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन तो होगा लेकिन न्यूमरस होगा, मतलब नंबर्स में ज़्यादा होगा, और फाइन होगा, और इरेगुलर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे रिंडगल की। जब कभी कोई शाखा या फिर ब्रांच अगर कट ऑफ हो जाती है या फिर टूट जाती है तो ट्रंक में क्या होता है, कोई घाव बन जाता है,
और उस घाव को भरने के लिए क्या होता है, सैपवुड स्वेलिंग करता है, मतलब कि सैपवुड की लेयर्स की स्वेलिंग होती है किसके ऊपर, घाव के ऊपर। और जैसा कि इमेज में दिख रहा है कुछ उस प्रकार की ज्योमेट्री वहाँ पर बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट को रिंडगल। तो अब बात करते हैं ऑफसेट्स की। ऑफसेट्स क्या है, क्रिपलिंग और बकलिंग ऑफ द फाइबर, फाइबर्स का मुड़ जाना या फिर क्रिपल कर जाना। ये किसके कारण होता है, क्रशिंग ऑफ द फाइबर्स, फाइबर्स की क्रशिंग होने के कारण। और क्रशिंग क्यों होगी, क्योंकि जब हमारा कोई पेड़ या पेड़ का कोई तना जब किसी रॉकी सरफेस पर यानी कि किसी चट्टानी सतह पर अगर गिर जाता है तो अभी बात करते हैं नोट्स की यानी कि गठान की। मतलब कि पेड़ में जो गठान पड़ जाती है, ये कैसा होगा, जो गठान जो है डार्क या फिर हार्ड पीस अगर उसमें फॉर्म हो जाता है तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द ब्रांच, ये बताती है कि यहाँ से कभी कहीं ब्रांच निकली होगी, है ना, और उसको हमने काट दिया और कटने के बाद कहीं उसका वो दिखा रहा है पिथ वाला पोर्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो मेरा डिफेक्ट है टिम्बर में वो है चेक्स। चेक्स क्या है, क्रैक है एक्चुअल में ये, और जो कि फाइबर्स को सेपरेट करता है, जो वुड्स के जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट करता है ड्यू टू रैपिड ड्राइंग के कारण, मतलब तेजी से सूखने के कारण ये वुड के फाइबर्स को सेपरेट करता है और क्रैक पैदा करता है। तो अभी बात करते हैं एक नोट पॉइंट की। तो जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस हैं, मतलब कि क्रैक्स जो है वुड में किसके बीच में, एनुलर रिंग्स के बीच में, तो उनको मैंने क्या बोला है, सेक्स बोला है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब होता है कि हम टिम्बर में से क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को निकाल रहे हैं, मतलब कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर इज नोन एज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग के बाद क्या होता है, हमारी टिम्बर डिके नहीं करेगी। आफ्टर सीजनिंग टिम्बर इज नॉट एबल टू बी डिकेड विंग टू वैप और बैंड, मतलब ना तो वो उठेगी ना वो मुड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीजनिंग करने के बाद आप कोई बैटन लेकर आए मार्केट से और आपने उसको बढ़िया सा लोड रख दिया और आपने फिर मुझसे कमेंट किया अरे सर वो तो बेंड कर गई या फिर रैप कर गई, तो ऐसा नहीं है। तो जब हम उसको बिना लोडिंग की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो, या फिर हमने कभी उसको कहीं पर इंस्टॉल कर दिया, उसका यूज़ कर लिया है, तो उसके बाद में ना तो वो उसकी कोई किनारी विनारी उड़ जाए, है ना, और ना ही वो बैंड हो। ठीक है, ये किसके कारण होता है एक्चुअल में, अनइवन एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। मतलब कहीं पर एक्सपेंड कर रही है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कारण हो सकता है हमारा ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के कारण भी ये सब हो सकता है। आफ्टर सीजनिंग द टिम्बर बिकम्स ड्राई, मतलब कि सीजनिंग करने के बाद टिम्बर हमारा कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मतलब सूखा हो जाता है, हार्ड हो जाता है और लाइट वेट हो जाता है एंड लेस इन बल्क। ओके, हल्का हो जाता है, हार्ड हो जाता है और सूखा हो जाता है। ठीक है, अ वेल सीजन टिम्बर कैन इजीली बी वर्क विथ सॉ, क्रैक, ट्विस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि जो फर्नीचर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, मतलब कि कारपेंटर हैं, उनकी जो आरी होती है जिसको हम सॉ बोलते हैं, उसको वो आसानी से यूज़ कर सकता है। वेल सीजन टिम्बर को काटने में उसको आसानी होगी, कोई उसको डिफ़िकल्टी फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीजनिंग के बाद टिम्बर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं सीजनिंग ऑफ द टिम्बर से, सीजनिंग से एडवांटेजेस क्या होते हैं, सीजनिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिए। और सीजनिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द टिम्बर क्यों ज़रूरी है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मेथड्स की बात करेंगे, सीजनिंग करने के मेथड्स क्या होते हैं, मॉइस्चर निकालने के मेथड क्या होते हैं। देखो दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल सीजनिंग है, दूसरी आर्टिफिशियल सीजनिंग्स होती हैं। तो पहली जो नेचुरल वाली है वो बाई एयर हो सकती है और बाई वाटर हो सकती है, मतलब एयर से भी हम मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। तो एयर सीजनिंग हमारा क्या है, बेस्ट मेथड है। और एक इसमें एक डायग्राम देखने को मिल रहा है जहाँ की रूफ है और एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर टिम्बर के मेंबर्स को रखा गया है स्पेसर्स लगाकर, मतलब स्पेसर क्या कर रहे हैं, टिम्बर्स को स्पेस कर रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म है, पिलर्स के ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जो कि करीबन 30 सेंटीमीटर एबव है। और इस चैम्बर में क्या है, हम एयर को सर्कुलेट करेंगे और एयर की हेल्प से हम इसमें से मॉइस्चर रिमूव करते हैं। अभी बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग की।
आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है मेसनरी चैम्बर्स में, जहाँ पर कि कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है। मैं और कह सकता हूँ कि क्लीन। और इसमें जनरली क्या होती है, स्टीम यूज़ की जाती है, और ये एक क्विक मेथड है, और इसमें लगता है करीबन 4 से 5 दिन का टाइम मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। तो वाटर सीजनिंग क्या होती है, जो लॉग्स होते हैं, मतलब कि जो तने हैं, मतलब कि ट्रंक है, जो कटा हुआ पार्ट है, तो वो है लॉग्स। जब लॉग्स को हम क्या करते हैं, पॉन्ड में रखेंगे, मतलब किसी तालाब में, या फिर किसी बहती हुई धारा में, मतलब कि रनिंग स्ट्रीम्स में। किसके साथ में रखना है आपको, रूट एंड्स को रखना है। कहाँ पर, अप स्ट्रीम की साइड रखना है। कब तक रखना है आपको, 3 से 4 हफ्तों के लिए रखना है, 3 से 4 वीक्स के लिए रखना है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम सेप इज वॉश्ड आउट बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है, मैक्सिमम सेप वॉश आउट हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं फायर रेजिस्टेंस इम्प्रूव्ड बाई, मतलब कि हमारी जो टिम्बर है उसकी फायर रेजिस्टेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए पहला जो मेथड है वो सर एबल्स प्रोसेस है। इसमें हम कुछ नहीं है, कोटिंग करते हैं किसकी, Na2SiO3 की, जो कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसकी हम कोटिंग करते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है किसी भी टिम्बर का। और सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल, मतलब किसी स्पेशल केमिकल का आप क्या कर दो, उसमें अप्लाई कर दो। अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स, जिंक क्लोराइड, ब्रिक एसिड एसेट्रा, इनमें से किसी भी स्पेशल केमिकल का आप अगर एप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, फायर रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है टिम्बर की, वो इम्प्रूव हो जाती है। कुछ नोट्स पॉइंट्स देखते हैं। टिम्बर का जो वजन है, जो वेट ऑफ द टिम्बर नोटेड एट द 12% मॉइस्चर कंटेंट। जब टिम्बर का जब मॉइस्चर कंटेंट 12% होता है, तब हम क्या करते हैं, टिम्बर का वेट हम नोट करते हैं। डोर्स, बीम और राफ्टर्स के लिए जो हम टिम्बर यूज़ कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 12 से 20% अलाउ कर सकते हैं हम लोग। बिल्डिंग की जो फ्रेम्स हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 0.8 से लेके 16% तक का मॉइस्चर कंटेंट उसमें हम अलाउ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के बारे में, कि कैसे हम किसी टिम्बर को संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो जनरली अगर हम सीजनिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे, मतलब मॉइस्चर ठीक से अगर नहीं निकालेंगे, तो उसमें अटैक हो सकता है इंसेक्ट्स का, आंट्स का हो सकता है, ड्राई रोड्स और बेड रोड्स का हो सकता है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, चेयरिंग कर सकते हैं आप, टेयरिंग कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं आप, रूपिंग कर सकते हैं, रूपिंग प्रोसेस भी होती है, फ्यूल सेल प्रोसेस भी होती है, फ्यूल सेल प्रोसेस है, या फिर मैं बोल सकता हूँ बीथल प्रोसेस। और अगली जो है मेरी लास्ट वन, या नॉट द लीस्ट, बुचरी प्रोसेस। तो इतने सारे तरीके हैं टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए। कभी अगर लगेगा कि डिटेल में मुझे समझाना चाहिए प्रिजर्वेशन के तरीक़ों के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल जितना जो मैं डेटा लेकर आया हूँ, इससे आप काम चलाइए। तो टीक वुड और शीशम के बीच में मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो एवरेज जो ड्राई वेट होता है टीक वुड का, वो है 655 kg पर मीटर क्यूब, या फिर शीशम का बोलूँ तो 770 kg पर मीटर क्यूब हमारा किसका एवरेज वेट होता है, शीशम का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द 12% मॉइस्चर कंटेंट, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टीक वुड में कितनी है, 0.55 से लेकर 0.66, और शीशम में 0.63 से लेकर 0.77 तक है। तो जना का हार्डनेस वैल्यू क्या है, 4740 न्यूटन टीक वुड की है, और 7380 न्यूटन शीशम की है। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करूं तो 54.8 मेगा पास्कल, और यहाँ पर 55.5 मेगा पास्कल शीशम की है। इलास्टिक मॉडल्स की बात करूं तो 12.28 गीगा पास्कल्स, और शीशम की बात करूं तो 10.40 गीगा पास्कल शीशम की है। तो देखिए स्क्रीन के साइड में, लेफ़्ट साइड में देखिए, मैं यूजेस लेकर आया हूँ अलग अलग वुड्स के, या फिर अलग अलग टिम्बर के। तो डिओडार जो वुड है, तो इसमें क्या है, चीप और रफ फर्नीचर बनाता हूँ मैं, मतलब मैं नहीं बनाता हूँ, कि डिओडार की जो लकड़ी है, डिओडार से मैं कैसे फर्नीचर बनाता हूँ, चीप और रफ फर्नीचर बनाता हूँ। सिसोद या शीशम की जो लकड़ी है, उससे मैं क्या बनाता हूँ, हाई क्लास फर्नीचर बनाता हूँ, स्पोर्ट्स के गुड्स बनाता हूँ, वुडन बनाता हूँ, ठीक है, और मोल्ड्स वगैरह बनाता हूँ। टीक की जो लकड़ी है, क्या है, टीक की लकड़ी के यूजेस क्या है, हाउस कंस्ट्रक्शन, घरों के निर्माण में आता है। फ्लोरिंग कराने के लिए टीक की लकड़ी यूज होती है। शिप बिल्डिंग, नाव के निर्माण में भी काम आता है। नॉट अटैक बाई वाइट एंड्स, जो टीक की जो लकड़ी होती है वो नॉट अटैक बाई वाइट एंड्स, सफ़ेद चींटियों से
उससे कोई हमला नहीं होता है। एंड ड्राई रॉड्स नहीं होता। और मोस्ट वैल्यूएबल लकड़ी जो है हम टीक से ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं चिर। जो चिर नाम की जो वुड है, ये क्या है, मॉडरेटली हार्ड होती है और आसानी से डिके हो जाती है। तो इससे हम क्या बनाते हैं, फ्रेम ऑफ डोर्स, विंडोज़ और पैटर्न मेकिंग के लिए काम आती है। अब जो नेक्स्ट जो है मेरी साल की जो वुड है वो क्या करती है, कैसी होती है, हार्ड होती है और इसका ग्रेन दाना कैसा होता है, मतलब कोल ग्रेन होती है। मेडिकल यूजेस है, मेडिसिनल यूजेस है और लाइट कलर की होती है अगर जब हम प्रेसली कट करते हैं। रेजिनस है और लेस ड्यूरेबल है, नॉट सुटेबल फॉर पेंटिंग के लिए नॉट सुटेबल है। अल्डर नाम की जो लकड़ी है किस में यूज़ होती है, इन द फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गिटार्स को बनाने के लिए भी यूज़ होती है, एसेट्रा। असनफोना जो वुड है किस में यूज़ होती है, इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है, हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है और मरीन फर्नीचर में भी यूज़ होती है, फ्लोरिंग में होती है, एसेट्रा। अब मलबरी नाम की जो लकड़ी है वो किस में यूज़ होती है, इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। और बल्सा नाम की जो लकड़ी है वो किस में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट के मॉडल या फिर ब्रिज टेस्ट के मॉडल, एसेट्रा। और एक लास्ट जो नोट पॉइंट है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वेल सीजन ट्रिम्पर इज अबाउट 10 से 12% होता है। एक अच्छे से जो वेल सीजन ट्रिम्पर होती है उसमें कितना मॉइस्चर का कंटेंट होता है, 10 से 12% होता है। तो जितना हो सकता था मैंने टिम्बर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। कमेंट करें अगर कोई क्वेरीज है, अगर मैं कहीं चूक गया हूँ आपको कुछ कोई भी टॉपिक समझाने से, अगर कोई मिस्टेक है मुझसे तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।